जी महाराज और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को भी मैं नमन करता हूं। उत्तर भारत में सामाजिक गैर बराबरी के आंदोलन को आगे बढ़ाने वाले पेरियार ईवी रामानायकर स्वामी, पेरियार ललई यादव, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जननायक कपूरी ठाकुर, महामना रामसूर वर्मा, चौधरी महाराज सिंह भारती, बाबू शिवदयाल चौरसिया, संतराम बीए प्रजापति, मान्यवर दीना भाना वाल्मीकि, मान्यवर काशीराम साहब और हरि प्रसाद टमटा जी को भी याद करता। सम्मानित साथियों, जब मैं यहां आया तो मेरे साथ हमारी पार्टी संगठन के बहुत ही सीनियर साथी जो लंबे समय से बार बार यहां आकर मेहनत कर रहे हैं, तो मैं उनसे चर्चा कर रहा था। हमारे डॉक्टर भजपाल जी, भाई अश्वनी जी, भाई बोकारिया जी, भाई हितेश माई जी, भाई विजय जी, यहाँ के भीम आर्मी के प्रदेश संयोजक भाई पवन जी, मेरे छोटे भाई और आजाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भाई रजत जी, जसारत जी और उनके तमाम साथी, भाई गुलशन और उनकी पूरी टीम, जिन्होंने लंबे समय से यहां मेहनत करके आज हजारों की संख्या में इतने लोगों को जुटाया। मेरे पास जब हम जम्मू उतरे, गाड़ी में चर्चा कर रहे थे कि जम्मू में लोग किस तरह इकट्ठा होते, वहां की रैलियां किस तरह की होती, वहां के मुद्दे क्या क्या हैं। आज इस चुनाव के कारण हमें उनको जानने का मौका मिलेगा। मैं देश की पार्लियामेंट में सभी प्रदेशों के मुद्दे उठाता हूं, लेकिन जम्मू कश्मीर के मुद्दे यहां से चर्चा ना हो पाने के कारण बहुत बड़े पैमाने पे मेरे सामने नहीं आए। लेकिन आज जब आए हैं तो मैं आपको वचन देके कहता हूं, इस बार जब पार्लियामेंट चलेगी, आपके यहां के समस्याओं पे भी जोरदार आवाज उठाने का काम हम लोग पार्लियामेंट में करेंगे। इस बात का मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। हम लोग वहां रहते हैं उत्तर प्रदेश में, जाते तो हम देश भर में हैं। यहां के नेता जब पार्लियामेंट में अपनी बात रखते हैं तो हम ये महसूस करते हैं कि वो जो बात कह रहे हैं वो यहां की जनता की बात होगी। लेकिन जनता की क्या बात है, सरकारों ने क्या किया है, ये तो आज रात तक यहां जानने का मौका मिलेगा कि जनमत किस तरफ है और सरकारें क्या कर रही हैं, इसको जानने समझने का मौका मिलेगा। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी यहां की समस्याओं का पत्र मेरे पास है। मैं सबसे पहले उन्हीं को पढ़ूंगा और फिर 15-20 मिनट अपनी बात रखूंगा। मैं यहां प्रशासन के साथियों का भी धन्यवाद देता हूं। साथ साथ जब मैंने उनकी वर्दियों को देखा तो मैंने गाड़ी में बैठ कर कहा कि ये पुलिस के साथी तो हमारे यहीं के लग रहे हैं। तो फिर मैंने अपने साथियों से कहा, जरा चेक करना, मेरी आंखें धोखा तो नहीं खा रही, ये उत्तराखंड पुलिस के अलावा कोई और सी पुलिस है या ये उत्तर प्रदेश पीएससी के अलावा कोई और सी पीएससी है। तो बाद में कंफर्म हुआ कि उत्तराखंड पुलिस और उत्तर प्रदेश पुलिस की ड्यूटी भी यहां लगाई गई है कि यहां आसानी से चुनाव। तो मैं इनका भी बहुत धन्यवाद देता। मैं वो मांग पढ़ देता हूं, उसके बाद अपनी बात रखूंगा और उम्मीद है कि आज जब मेरी बात आप सुनेंगे तो शायद उसके बाद आपके मन से बहुत सारे सवाल हट जाए और अब अपने आप में खुद से चंद्रशेखर आजाद बनके, खुद से सुरेंद्र अत्री बनके, खुद से रजत बनके आप लोग खुद से जाके काम करो और हमारे प्रत्याशी का मनोबल भी बढ़े, उनको भी एहसास हो कि उन्होंने जो रैली सभा जो कराई है वो सफल रही और उनकी सभा कराने का उद्देश्य भी सफल रहा। यहां पर आज हम रामगढ़ विधानसभा में
कोरोना काल के समय सांबा रेलवे स्टेशन में ट्रेन का रुकना बंद हो गया था। आज तक भी ट्रेन सांबा नहीं रुकती है, लोगों को जम्मू जाना पड़ता है कठुआ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, पार्लियामेंट चलेगी तो मैं रेल मंत्री जी के सामने इस सवाल को रख के आपकी इस समस्या को हल कराऊंगा। साथ साथ जम्मू कश्मीर में लोकल लाठी किसानों को जमीन का मालिकाना हक बीजेपी ने नहीं दिया है। जो हमारे किसान 1947 के यहाँ के रहने वाले हैं और उनमें भी जो SC ST OBC और हमारे सिख समाज के जो लोग हैं या जो अदर किसान हैं, वो इस बात से बड़े परेशान हैं। सरकार ने इस पर सुनवाई नहीं की। बीजेपी ने हमारे बॉर्डर एरिया के लोगों के साथ वादा किया था कि आप हमें वोट दो, हम तुम्हें 5 मरला प्लॉट बॉर्डर के लोगों को देंगे। लेकिन वोट तो लिए और प्लॉट भी अपनी जेब में रखा, जनता को नहीं दिया। पहले बॉर्डर स्पेशल रिक्रूटमेंट होती थी जो बीजेपी ने बंद कर दी, और अगर हमारी रामगढ़ में जीत होती है तो हम उसे दोबारा स्टार्ट करेंगे। ऐसी भी हमारे साथियों ने आपकी समस्या पे अपनी बात रखी। फिर बॉर्डर के किसानों को फसल के समय टाइम से बिजली का ना मिलना बहुत बड़ी समस्या है। इस समस्या को भी भाई सुरेंद्र जी आवाज उठा के हल कराने का काम करेंगे। साथ साथ बॉर्डर के एजुकेशन स्कूलों के हालात खराब है। डेली वेजेज के पे काम करने वाले कर्मचारियों को जो 311 रुपए वेतन पाते हैं, आपने देखा होगा कि हम लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि न्यूनतम वेतन 700 रुपए होना चाहिए। होना चाहिए नहीं होना चाहिए बताओ? मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, बहुत जल्द इस देश में न्यूनतम वेतन 700 रुपए होगा। उसके लिए हम लोग एडी चोटी का जोड़ लगा के पार्लियामेंट में संघर्ष करके कानून बनवाएंगे। जम्मू कश्मीर को स्टेट से यूटी बना दिया गया। हमारी पार्टी स्टेट रूट की लड़ाई को लड़ेगी। आप लोग चाहते हैं स्टेट बने? इसका मतलब दिल्ली में जो बातें होती है वो खोखली है। यहां की जनता स्टेट को दर्जे के साथ खड़ी है और वो चाहती थी कि पहले स्टेट बने फिर चुनाव हो। लेकिन सरकारें तो ये भी नहीं चाहती थी कि यहां चुनाव, ये तो जनता का दबाव था कि चुनाव कराना पड़ा। जम्मू कश्मीर में फैक्ट्री के मजदूर को 12 घंटे काम करने पर 10-12 हजार रुपए की सैलरी मिलती है। हमारी पार्टी, मैं पहले कह चुका हूं कि 700 रुपए न्यूनतम वेतन के हिसाब से लगभग 21,000 रुपए मंथली वेतन बैठता है। हम इसके लिए संकल्पित हैं, क्योंकि 10-12 हजार रुपए में बुनियादी सुविधा भी पूरी नहीं होती। इसलिए कम से कम मिनिमम वेतन मंथली 21,000 रुपए होना चाहिए। हम इसके लिए संकल्पित हैं। जम्मू कश्मीर में बिजली तैयार की जाती है। हमारे किसान और गरीब परिवार को बिजली महंगे दामों पर मिलती है। यहां बीपीएल परिवारों के घरों में स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, उनको बिल भरने में परेशानियां होती है। वैसे तो सरकारें कहती हैं कि हम गरीबों की सुनवाई करते हैं, लेकिन महंगे बिजली के बिल करके गरीबों की जेबें भी काटी जाती है। ये भी सरकारों का झूठ है, इससे भी सावधान रहना चाहिए। सरकार नशे की रोकथाम नहीं कर रही है, जिससे हमारा यूथ नशे में डूब रहा है। ये तो आपकी मांगे हैं। अब मैं आपसे अपने दिल की बात रखता हूं। मैं सबसे ज्यादा धन्यवाद दूंगा अपनी माओ बहनों का। जितने लोग वहां से यहां तक मिले हैं, अगर वो सब लोग आ जाते तो यहां से वहां तक, जहां टेंट खत्म हो रहा है और जहां गाड़ियां खड़ी है, वहां भी पैर रखने की जगह नहीं होती। हजारों की संख्या में माता बहनें सड़कों पर आशीर्वाद देने के लिए खड़ी थी। मैं उन माताओं बहनों का जो यहां पहुंची है,
और जिन्होंने रास्ते में आशीर्वाद दिया उनका भी धन्यवाद करता हूं। बड़ी संख्या में हमारे दुकानदार साथी और हमारे परिवार के लोग रास्ते में स्वागत के लिए खड़े थे। वो सब लोग भी यहाँ पहुंच जाते तो ये सभा ही रामगढ़ की जीत सुनिश्चित कर देती। इसलिए जो यहाँ नहीं आया मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि सबको अपने घर परिवार भी चलाने हैं। आइए हम मुख्य बातों पर ध्यान दें। इस देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था जब लागू हुई, जब इस देश में आजादी नहीं मिली थी, तो हम अंग्रेजों के अधीन थे। अंग्रेजों के अधीन होने के कारण यहां जिस आधार पर अंग्रेज राज चलाते थे, यहां की जनता को वो मानना पड़ता था। अंग्रेजों से पहले यहां पर राजाओं का राज था। अंग्रेजों के समय भी राजशाही थी। उससे पहले मुगलों का राज रहा। उससे पहले भी हुन, शक, यमन समय समय पे भारी आक्रमण करता देश में आते रहे। और देश की जो व्यवस्था थी, जो जात पात की गैर बराबरी थी, वर्ण व्यवस्था थी, उसके आधार पे वो यहाँ राज करते रहे और हमारे लोग बुनियादी सुविधाओं के बगैर जीवन जीते रहे। फिर जब ये राजशाही खत्म हुई और लोकतांत्रिक देश बना, संविधान लागू हुआ, तो आप महसूस करो 14 अगस्त 1947 को हम लोग अंग्रेजों के गुलाम थे। 15 अगस्त 1947 को हम लोग आजाद हुए। लेकिन अगर 14 अगस्त 1947 को किसी पे एक मरला जमीन नहीं थी, तो क्या आजाद होने के बाद 16 तारीख को 16 अगस्त 1947 को क्या जमीनें आ गई? जिन पे रोजगार नहीं थे क्या उनको रोजगार मिले? जिन पे नौकरी नहीं थी क्या उनको नौकरी मिली? जिन पे उद्योग नहीं थे क्या उनको उद्योग मिले? जिन पे व्यापार नहीं था क्या उनको व्यापार मिला? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। असली बदलाव हुआ 26 जनवरी 1950 को, जब संविधान लागू हुआ। संविधान ने क्या किया कि उस व्यवस्था की कमर तोड़ दी और हर नागरिक को बराबर का अधिकार दिला दिया। हम लोगों को भी सम्मान से जीवन जीने का, पढ़ने का, पढ़ाने का, आगे बढ़ने का, रोजगार करने का, नौकरी करने का अवसर प्राप्त हुआ। साथ साथ जिन महिलाओं को पैर की जूती समझा जाता था, जिन महिलाओं को विधवा विवाह नहीं होते थे, बाल विवाह होते थे, सती प्रथाएं थी, जिन महिलाओं को घर से नहीं निकलने दिया जाता था, आज संविधान की बदौलत वो महिलाएं भी एमएलए भी बनती हैं, एमपी भी बनती हैं, सरपंच भी बनती हैं, प्रमुख भी बनती हैं, जिला पंचायत की मेंबर भी बनती हैं, मंत्री भी बनती हैं और मुख्यमंत्री भी बनती हैं और तो प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति भी बनती है। ये संभव तब हुआ जब डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर के हक दिए। ये बदलाव हुआ देश में। जिन महिलाओं को घर से निकलने की भी आजादी नहीं थी, वो महिलाएं कुर्सी में बैठ के देश चलाने लगी। और आज तो वो महिलाएं फाइटर प्लेन भी चलाती हैं, जेट विमान भी चलाती हैं और जो पैसेंजर प्लेन होते हैं वो भी चलाती हैं, देश की सेवा में भी रहती हैं, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज भी हैं और मेडल लाके देश का नाम भी रोशन करती हैं। इस तरह का बदलाव संविधान की वजह से हुआ। और एक बड़ा बदलाव ये था कि जिनमें कुछ भी नहीं था उनको सरकार द्वारा बुनियादी सुविधाएं कैसे मिले, इसलिए लोकतांत्रिक व्यवस्था हुई कि एक सरकार जनता द्वारा चुनी जाएगी और वो अंतिम व्यक्ति के हकों की रखवाली करेगी, उनके हक अधिकार उनको देगी, उनके आजादी की संघर्ष करेगी, जो समस्या उनके जीवन में है उन समस्याओं को दूर करेगी और तमाम तरह के भेदभाव को कानून बना के खत्म करेगी। और फिर सरकारें बननी शुरू हुई। पहली सरकार बिना चुनाव के बनी, जिसको अंतरिम सरकार कहते हैं, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू प्राइम मिनिस्टर बने। फिर 52 में चुनाव होना शुरू हुआ, लेकिन आजादी के 75 साल हो गए हैं और लंबा समय चुनाव को बीत गया है। आप ये महसूस करो, आपने कितनी बार पावर का मजा चखा? जब आपने राज सत्ता ही नहीं चखी तो आपको क्या एहसास है कि राज सत्ता किसे कहते हैं? मान्यवर काशीराम साहब बाबा साहब अम्बेडकर के जाने के बाद गांव गांव गली गली जाते थे, समाज को सिखाते थे, समाज को समझाते थे, वोट की अहमियत बताते थे, समाज को जागरूक करते थे। आंदोलन पैरों पे खड़ा होने लगा। यहाँ भी साहब के बहुत सारे साथी होंगे जिनको साहब ने कैडर दिया होगा और जिन्होंने कैडर लेने के बाद
गांव गांव में जाके समाज को तैयार किया होगा। फिर काशीराम साहब भी 2006 में चले गए, कैडर का काम बंद हो गया, आंदोलन जो चढ़ाई पे गया था वो नीचे जाने लगा। फिर 2012-13 में हम लोगों ने अपने कंधों पर जिम्मेदारी उठाई कि समाज को मरने के लिए नहीं छोड़ा जा सकता है, हमें समाज को पुनः जागरूक करके समाज की हिम्मत बढ़ानी पड़ेगी, समाज का हौसला बढ़ाना पड़ेगा, वोट के आधार पर राज लाना पड़ेगा। जब राज का जाएगा तभी समस्याओं का हल होगा। फिर जब हमने घर छोड़ के हम लोग निकले, समाज को समझाने लगे, तो कई तरह के आरोप, कई तरह की समस्या का सामना करना पड़ा। जब समस्या आती थी तो महापुरुषों को याद करते थे, उनके जीवन को पढ़ते थे, फिर ये महसूस होता था कि ये काम कोई नया नहीं है। हमारे महापुरुष, हमारे नेता, हमारे गुरु ये कह के गए हैं। साहब तो ये कहते थे, जब समाज को समझाने निकलोगे, यही समाज आप पे आरोप लगाएगा, यही समाज आपको अपमानित करेगा, यही समाज आपको बुरा कहेगा, लेकिन आप लक्ष्य से मत हटना, एक दिन वही भी आएगा, यही समाज आपकी ताकत बनके आपको एमपी एमएलए बनाने का काम करेगा, राज काज आपके हाथ में देगा। और समय आया भी। जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का चुनाव लड़ा तो इसी समाज ने पलके बिछा के अपनी खून पसीने कमाई से वोट की ताकत से मुझे जिता के पार्लियामेंट में भेजा। बड़ी बड़ी पार्टियों को धूल चटा दी और अपने गरीब प्राइमरी स्कूल के हेडमास्टर के बेटे को लोकसभा में भेजने का काम किया। उससे आपका फायदा क्या हुआ? आपका फायदा ये हुआ कि आज जब सेशन चलता है तो आप अपनी कोई भी समस्या मुझे बता दो, अगले दिन या उसी हफ्ते में मैं कोशिश करता हूं कि वो समस्या सरकार के सामने रख के सरकार को जवाब देने के लिए मजबूर करूं। आप ये भी जानते हैं, जब किसान भाई आंदोलन चला रहे थे तो 13 महीने उनका आंदोलन चला। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोगों ने कंधे से कंधा मिला के उनका साथ दिया, कभी उनको अकेला नहीं छोड़ा। जब सरकार गोली चलाती थी, आंसू गैस के गोले चलाते थे, जब सरकार गुंडागर्दी करती थी, हमारे भाइयों को पिटने काम करती थी, तो हम आगे सीना तान करके उन लाठियों को अपने सीने पे, अपने हाथों पे लेने का काम करते थे और अपने भाइयों को एहसास कराते थे कि हम गुरु के बच्चे हैं, आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ निभाएंगे, आपके साथ खड़े रहेंगे, आप हमारे भाई हैं। और इसका परिणाम भी है कि जब मैं चुनाव लड़ने गया, मेरे सिख समाज के लोगों ने एक एक वोट मुझे देके मुझे ताकत देने का काम किया। मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने हमेशा से बहादुर लोगों का और काम करने वाले लोगों का साथ दिया। सम्मानित साथियों, हरियाणा में चुनाव चल रहा है। मैं हरियाणा के प्रचार में था, लगातार बोलने से मेरा गला भी पड़ गया है, फिर भी मेरा मन था कि मैं जम्मू भी आऊं, क्योंकि जम्मू में भी हमारे साथी सुरेंद्र अत्री जी, रजत भाई, पवन भाई, गुलशन भाई और तमाम साथी यहाँ मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने मन बनाया कि हमें चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ना बच्चों का खेल नहीं है, राजनीति करना बच्चों का खेल नहीं है। राजनीति करोगे और राजसत्ता में नहीं रहोगे, तो साहब कहते थे राजसत्ता में रहना और राजनीति करना शेर की सवारी करने जैसा है। अगर आप राजसत्ता में नहीं रहे तो ये शेर आपको खा जाएगा। इसलिए अपने लोगों को कैडर देके जिम्मेदार ताकतवर बनाओ और उनको प्रेरित करो कि एकजुट होकर आपके साथ खड़े होकर हौसला बना के काम करें, क्योंकि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। और पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। हम तो देश भर में संघर्ष कर रहे हैं और हमें अपने संघर्ष पे भरोसा है, हमें अपने स्वाभिमानी समाज पे भी भरोसा है, हमें अपने दलित, पिछड़े, सिख, मुसलमान तमाम भाइयों पे भरोसा है, हमें अपने किसान भाइयों पे भरोसा है कि वो हमें मौका देंगे। जब वो हमें मौका देंगे तभी तो उनकी समस्याओं के लिए हम लोग लड़ पाएंगे। आप महसूस करो, यहाँ तो दल पहले भी थे, जब बाबा साहब अम्बेडकर आंदोलन चला रहे थे वो तो पढ़े लिखे बैरिस्टर आदमी थे, वो तो विद्वान व्यक्ति थे, लेकिन आप महसूस करो यहाँ तो उस समय भी कांग्रेस पार्टी थी, यहाँ उस समय भी लेफ्ट की पार्टियां थी, मुस्लिम लीग भी था, अकाली दल भी था। फिर बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी क्यों बनाई? बाबा साहब अम्बेडकर ने पार्टी इसलिए बनाई कि बाबा साहब अम्बेडकर जानते थे कि जो समस्याएं हमारी है वो इन पार्टियों के एजेंडे में नहीं है, इसलिए हमें अपना दल बनाना पड़ेगा। दल से बल पैदा होगा और बल से समस्याओं का हल होगा, वरना हमारा समाज ये हक वंचित समाज पिछड़कों बना रहेगा और छूटन में जिंदा रहेगा। अगर हमें छूटन त्यागनी है और वोट के अधिकार पर वोट को हथियार बना के राज लेना है, तो
तो समाज को संगठित करना पड़ेगा, समाज को विचार देना पड़ेगा। और आज ये विचार की ताकत है। मेरे सामने वो छोटी हमारी बच्ची, हमारी बहन, मैंने सोचा कि वो कोई पुराना पढ़ा हुआ भाषण रख के कुछ कहेगी, लेकिन जब वो बोल रही थी अपनी डायरी में उसने मेरा नाम लिखा है। मैं यहाँ कभी इस मिट्टी पे आया नहीं, मैं इन माओं से कभी मिला नहीं, कभी मैंने इनके लिए शायद कुछ किया हो। अगर ये इस तरह से आंखों में आंसू लेकर मुझसे प्यार करती हैं तो मेरा सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाता है कि वहां मैं भले ही पैदा सहारनपुर में हुआ हूं, लेकिन हमारे कंधों पे जिम्मेदारी जम्मू में रहने वाली हमारी बहनों माओं की भी है, बड़ों की भी है, बुजुर्गों की भी है, वहां रहने वाले अंतिम व्यक्ति की भी है। तो सम्मानित साथियों, वोट को समझिए, वोट करोड़ों रुपए से कीमती है। आप 10 रुपए का सामान लेने जाओगे, कोई भी पैकेट उठा के देख लेना। उदाहरण के तौर पे बिस्किट का पैकेट खरीदोगे तो 2 बार देखोगे कि ये पैकेट एक्सपायर तो नहीं है। देखते हो नहीं देखते हो? बताओ, देखते हो नहीं देखते हो? फिर ये देखते हुए टूटा हुआ तो नहीं, देखते हो नहीं देखते हो? और छोड़ो, ये पानी की बोतल उठाना, जब आप ये पानी की बोतल लेने जाते हो तो पानी की बोतल चेक करते हो या नहीं करते हो कि भाई ये इसकी डाट खुली भी तो नहीं है? करते हो नहीं करते हो? और पानी पूरा ना हो तो क्या करते हो कि भाई ये बोतल दूसरी दे दे? करते हो नहीं करते हो? तो यानी कि 10 रुपए का सामान खरीदते हो तो चेकिंग करते हो, और करोड़ों रुपए से कीमती भविष्य को बदलने वाली वोट डालने जाते हो तो एक बार नहीं सोचते हो कि जिसको वोट दे रहे हैं ये 5 साल आपके काम आया, ये अगले आने वाले 5 साल आपके काम आएगा। एक बार नहीं सोचते हो और चुपचाप जाके वोट दिलाते हो। फिर 5 साल कहते रहते हो कि इसने हमें धोखा दे दिया, इसने हमारी मदद नहीं की, ये आदमी गलत निकला, अगली बार इसके खिलाफ वोट देंगे। कब तक खिलाफ वोट देते रहोगे? जब तक आप इन दलों को वोट देते रहोगे। तो जैसा सुरेंद्र भाई कह रहे थे कि जब आपके अधिकारों पर डाका पड़ेगा तो ये हाथ पे हाथ धर के अपने बंगलों में बैठे रहेंगे, क्योंकि ना ये आपको अपना मानते, ना आपकी समस्याओं को अपना मानते। आज मैं भारतीय जनता पार्टी का हाल आपको बता चुका कि उन्होंने आपके साथ क्या किया। रही बात कांग्रेस की, ये बहुत अच्छे लोग हैं, और मुस्लिम भाइयों को इनकी सरकार का उदाहरण देखना हो तो हिमाचल में इनकी सरकार चल रही है। टीवी आपके घर चलते, फोन आपके घर चलते, आप देख लेना कि किस तरह का राज इनका चल रहा है और किस तरह की हालत वहां हक वंचित समाज के लोगों की इन पार्टियों की सरकारों में हो रही है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप जितने लोग यहाँ आए हैं, मैं गारंटी देता हूं, मुझसे आप चैलेंज ले लो, अगर आप अपने कार्य के प्रति ईमानदार हो जाओ तो सुरेंद्र अडत्री को कोई हरा नहीं सकता रामगढ़ विधानसभा में। मेरी बात को आप याद रखें। मेरे कहे से 3-4 काम बता रहा हूं, वो काम कर लेना। 1 तारीख को वोट पड़ रहे हैं। आप मुझे हरियाणा की आदत पड़ी ना, 5 को वोट पड़ रहे हैं, 1 तारीख को वोट पड़ रहे हैं। 1 तारीख तक वो काम कर देना। अगर सुरेंद्र हार गया तो जो सजा आप तय करोगे मुझे दे देना, मगर ईमानदार जितने लोग आए हैं वो इस काम को कर लेना। यहाँ से जाने के बाद 8 घंटे आप लोग अपना परिवार चलाने के लिए मेहनत करते हैं, दुकान पे काम करते हैं, रोजगार करते हैं, नौकरी करते हैं। 1 घंटा निकाल के रोज एक आदमी कम से कम 10 आदमी को वोट देने के लिए भाई सुरेंद्र जी को तैयार करेगा। गली गली जाके अपने अपने बूथ की जिम्मेदारी उठा लेना, बूथ पे जाके घूम के लोगों से अपील कर लेना कि आपने सारी पार्टियों को मौका दिया है, भाई सुरेंद्र जी को मौका देना है। एक मौका आप मुझे दो, एक मौका आप हमें दो, एक मौका सुरेंद्र अडत्री को दो, एक मौका बाबा साहब के बच्चों को दो, और फिर आप देखना कि जैसी आवाज पार्लियामेंट में भाई चंद्रशेखर राजा उठाते हैं, वैसी आवाज असेंबली में आपका छोटा भाई सुरेंद्र अडत्री उठाने का काम करेगा। और कितना गौरव होगा अम्बेडकर वादियों को जब यहाँ से पट्टी चलेगी कि आजाद समाज पार्टी का उम्मीदवार भारी वोटों से आगे चल रहा है। इसका मतलब बाबा साहब की विचारधारा जम्मू में भी फल फूल रही है। बाबा साहब का राज आएगा, ये बात भी आगे बढ़ेगी। आपकी जेबों में फोन है, जरा निकालना अपने अपने फोन, देख लेना गए तो नहीं गई। कोई बात नहीं, रिचार्ज सस्ते करवा देना सरकार बना। अपने अपने फोन जरा जेब से निकालना, एक बार मैं देख लूं आपके फोन आपकी जेब में है भी या नहीं है। सभी चेक कर लो। इस फोन में आपके कम से कम 100 नंबर होंगे, हैं या नहीं? 1 घंटा खाली बैठ के जब गाने सुनते हो, नाटक देखते हो, तो कम से कम आधा घंटा निकाल के अगर 10-10 फोन भी रोज कर दोगे और अपनी विधानसभा के लोगों से अपील कर दोगे, रिश्तेदारी आपकी हैं, मामी इतने रहनी होगी, फूफी इतने रहनी होगी, मासी इतने रहनी होगी,
और तो और भाई की ससुराल इतने होगी, बहन की ससुराल इतने होगी, तो उनसे भी फोन करके कह देना कि अपने और अपने परिवार का वोट भाई सुरेंद्र जी को डलवाना है, केतली का चुनाव निशान है। और अपने उनको भी कह देना कि अपने रिश्तेदारों को फोन कर दें। हमारे एक साथी है हरियाणा के, वो बड़ा हंसी मजाक के स्टाइल में कहते थे कि भाई एक काम करना, फोन निकाल के हर आदमी अपने साले को फोन करना और अपने साले को कहना कि वो अपने साले को फोन करे, और उर्दू में भी कहना कि वो भी अपने साले को फोन करे। और जब हर साले को फोन करेगा तो कौन साला हो जाएगा जिस तक हमारी बात नहीं जाएगी। तो इस तरह से अगर हम इस तकनीक का भी प्रयोग कर लें और अगर फोन का इस्तेमाल कर लें, हम बातें तो बहुत करते हैं, हम नारा भी बहुत लगाते हैं, जय जयकार भी बहुत करते हैं, मुंह तो आगे माथा भी बहुत टेकते हैं, लेकिन हम ये नहीं समझते कि बिना राजकाज के ना हमारी सुनवाई होगी और ना हमारे हिस्से का अधिकार हमें मिलेगा। जो यहाँ का बजट है, अब तो केंद्र में बैठे लोग तय कर रहे हैं, वरना बजट पे आपका हक बैठता है। जितनी आपकी आबादी है उतना बजट आपको मिलना चाहिए। आपके लिए अच्छे स्कूल खुलने चाहिए, आपके लिए अच्छे अस्पताल खुलने चाहिए, बढ़िया रोड बननी चाहिए, उद्योग धंधे में मिलकर रोजगार मिलना चाहिए, किसानों को फसल के दाम मिलने चाहिए, कम रेट में बिजली मिलनी चाहिए। हमने तो ये निश्चित किया है कि जिस दिन हम लोग पावर में आएंगे, सबसे पहला काम ये करेंगे, सारे प्राइवेट स्कूलों को बंद करेंगे और सारे सरकारी स्कूलों को, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, राज्यपाल हो, मंत्री हो, विधायक हो, ये पुलिस के साथी हो या एडमिनिस्ट्रेशन के साथी हो या गांव का सरपंच हो या और किसी पद का व्यक्ति हो जो सरकारी भत्ता लेता है, तनख्वाह लेता है, सुविधा लेता है, सुरक्षा लेता है, सबके बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाएंगे। जहां किसान मजदूर का बच्चा पढ़ता है, जहां गरीब का बच्चा पढ़ता है, वहीं अधिकारी का बच्चा पढ़ेगा, तो सरकारी स्कूल में सुविधाएं आएंगी, बढ़िया पढ़ाई होगी, एक नंबर के दर्जे की, और गरीबों की जेब कटनी बंद होगी। आज जो ये जेब काटी जा रही, लाख रुपए दे दो स्कूल में, 20,000 रुपए महीना फीस, 5,000 रुपए महीना फीस, गरीब कहां से लाएगा फीस? आमदनी तो 10,000 रुपए, और बढ़िया स्कूल में पढ़ाओगे, फीस 5,000 रुपए महीने की, तो रोटी की जगह वो मिट्टी तो खाएगा बेचारा। सरकार तो अनाज देके सोचती है कि अब ये बस हमारे पीछे लग गया है, समझदार बनो। वोट का अधिकार अनाज के लिए नहीं मिला, वोट का अधिकार तो राजकाज के लिए मिला है। फिर हमने पॉलिसी बना रखी है कि जब हमें अवसर मिलेगा तो हेल्थ पॉलिसी ऐसी होगी कि चाहे राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री, किसी भी पद का व्यक्ति हो, किसी भी कद का व्यक्ति हो, किसी भी पार्टी का नेता हो, चाहे अधिकारी कर्मचारी और डीएम एसएसपी का बेटा हो या डीएम एसएसपी खुद हो, परिवार के लोग हों, विधायक मंत्री हो, सबका इलाज सरकारी अस्पताल में होगा। आप तो प्राइवेट अस्पताल में जाओगे, 500-700 रुपए का पर्चा बनता है, और तो और दवाइयां मेडिकल स्टोर से लिखता है, वहां उसका कमीशन होता है, जेब कटती है, गरीबों का इलाज नहीं मिलता। जब एक बेड में मंत्री जी लेटे हुए होंगे और बराबर में किसान का बच्चा लेटा होगा, तो बताओ इलाज बढ़िया मिलेगा नहीं मिलेगा? तो हम तो राजकाज लाना चाहते हैं पॉलिसी के आधार पे, जिससे कि लोगों का भला हो। हमारा भला तो सदगुरु महाराज का हम नाम लेते हैं, उनके विचारों पर चलते हैं, हमारा भला तो चल ही रहा है, लेकिन आवाम का भला भी होना चाहिए, तभी राजनीति अच्छी है। इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं, जो जुल्म जाति देश भर में हक वंचित समाज पे हो रही है, चाहे दलितों पे जाति के नाम पे हो रही हो, चाहे सिख भाइयों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे क्रिश्चियन भाइयों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे बौद्धिस्टों पे धर्म के नाम पे हो रही हो, चाहे मुस्लिम भाइयों पे मॉब लिंचिंग करके, बुलडोजर चला के, धार्मिक स्थलों को उनके ध्वस्त करके या तमाम तरह से उनको आर्थिक नुकसान पहुंचा के जिस तरह का जुल्म हो रहा है पिछड़े वर्ग के लोगों के साथ, जिस तरह से सरकारी नौकरियों को खत्म किया जा रहा है, जिस तरह से पुरानी पेंशन को बहाल नहीं किया जा रहा है, जिस तरह से लगातार निजीकरण करके जीरो किया जा रहा है, तमाम मुद्दों पे हम लोग पार्लियामेंट में भी आवाज उठाते हैं। मैंने तो हमारे पुलिस के साथी यहाँ है, उत्तराखंड पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की नहीं है, यूपी पुलिस की ड्यूटी भी 8 घंटे की नहीं है, जेएंडके का मुझे पता नहीं है। हम तो नेशनल पॉलिसी के तौर पे पॉलिसी लाएंगे कि 8 घंटे की ड्यूटी पुलिस की हो और सप्ताह में 1 दिन छुट्टी हो, बॉर्डर स्कीम नहीं होनी चाहिए, और उनको भी जो वेतन विसंगतियां दूर होनी चाहिए, क्योंकि हमारा काम यह है कि जो भी समस्या जनित की हमारे पास आ जाए, हम उनकी मदद करें। एक मांग और यहाँ रखी गई है, मैं पीछे गुरुद्वारे में रुका था, मेरे सिख भाइयों ने कहा कि 2019 में यहाँ से पंजाबी भाषा को बंद कर दिया गया है, भाई आप आवाज उठाना। मैं वचन देकर कहता हूँ, मैंने उनसे कहा कि पूरा विषय मुझे भेज दो,
जब पार्लियामेंट चलेगी तो आपकी इस मांग को जोर शोर से उठा के आपकी इस मांग को पूरा कराने का काम हम लोग करेंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये वोट हथियार है। 5 साल में मौका मिलता है, पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने आपको रास्ता बताया है, फोन का इस्तेमाल करो, 1 घंटे मेहनत करो, नौजवान घर से निकले, अपना बूथ तैयार करे, फिर बराबर के बूथ पे जाए, उस बूथ को तैयार करे। कुछ मेहनत ये करेंगे